हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का। माननीय आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ा रही है। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। स्वागत है माननीय केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का। माननीय केंद्रीय जल संसाधन तथा जनजातीय मामले राज्य मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू जी का तथा सचिव जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा रिजुविनेशन विभाग जल शक्ति मंत्रालय रिस्पेक्टेड श्री पंकज कुमार का। यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का, महानुभावों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर 135 करोड़ जुटकर एकजुट होकर दुनिया को बता चुके हैं कि प्रखर नेतृत्व हो तो कैसे एक कर्तव्य अभियान बन जाता है और वो अभियान कैसे जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। हम भारतीय तो इस प्रयाण गीत के अनुगामी है कि धरा हिला गगन गुंजा नदी बहा पवन चला, विजय तेरी हो जय तेरी ज्योति सी जला जला, रुके न तू थके न तू झुके न तू थमे न तू, सदा चले रुके न तू रुके न तू झुके न तू। न्यू इंडिया के इसी मंत्र को ध्येय मंत्र माना है जय हिंद के हमारे जल सेनानियों ने। जागृति की यही ज्योति एक प्रकाश स्तंभ बन गई है, इसी का प्रतीक है ये दीपक। हमारा विनम्र निवेदन है माननीय राष्ट्रपति जी आपसे कि कृपया मणि दीपक को जलाकर कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्यों से भी निवेदन है कि कृपया वे भी इस शुभ कार्य में सम्मिलित हों। देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी और सभी गणमान्य सम्माननीय महानुभावों का हृदय से धन्यवाद। और अब हमारा अनुरोध है माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन दें। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण एवं जल शक्ति अभियान 2022 के शुभारंभ के अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको कृतार्थ करने और अपने प्रेरणास्पद उद्बोधन से जल के क्षेत्र में काम करने वाले देश भर के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए भारत के परम आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के हम सभी आभारी हैं और उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे मंत्रिमंडल में मेरे साथी आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, आदरणीय श्री विश्वेश्वर टुडू जी, विभाग के सचिव आदरणीय श्री पंकज कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार के विभिन्न अधिकारीगण, कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे उत्तर प्रदेश सरकार के नवनियुक्त माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं।
मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं तीसरे जल पुरस्कार के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत होने वाले सभी प्रतिभागियों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। निश्चित ही उन्होंने अपने कर्म से, आचरण से और व्यवहार से भारत में जल संस्कृति को एक नई ऊर्जा और चेतना प्रदान की है। राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला है। मैं उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी सरकार को हृदय तल से बधाई देना चाहता हूं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि उनकी सरकार के प्रयास और उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण से उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण, जल संचय और जल प्रबंधन की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। और निश्चित रूप से मुझे इस समय में उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता का भी अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ऐसी सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब जन सहभागिता एक जन आंदोलन का रूप लेकर के इस विषय के साथ में जुड़े। राज्यों की सूची में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु की सरकारों और वहां की जनता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये दोनों ही राज्य गत वर्ष की सूची में भी पहले 3 स्थानों पर थे और उन्होंने निरंतर अपने स्थान को बनाए रखा है। इसके लिए एक बार फिर उन दोनों ही सरकारों का अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि जल हमारे जीवन का आधार है और जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। अमृत के समान यह तत्व हमारे जीवन को न केवल पोषित करता है, न केवल संचित करता है, अपितु जीवन को जीवत्व भी प्रदान करने का काम करता है। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने जल की महत्ता को समझा, न केवल समझा अपितु जल के साथ में व्यवहार के लिए निश्चित नियम भी अपनी तरफ से प्रस्तावित किए थे। ऋग्वेद में जल को लेकर के कहा गया है, यंतु मेघे समुत्सृष्टम वारि तत्प्राणिनाद्विजम पूष्णात्यो औषधय सर्व जीवानायमृतम हितम। जो जल मेघों के द्वारा बरसाया जाता है वह प्राणियों के लिए अमृत स्वरूप है और वह मनुष्यों के लिए औषधियों का पोषण करता है। अतः हमें जल की, ऐसे श्रेष्ठ जल की स्तुति में विलंब नहीं करना चाहिए। जल को यदि मैं भारतीय दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में निश्चित रूप से दुनिया के बहुत सारे देशों की तुलना में अधिक बरसात होती है। बरसात के माध्यम से या बरसने वाली बर्फ के माध्यम से लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमें हर वर्ष प्राप्त होता है और उसका जो हार्वेस्टेबल कंपाउंड लगभग 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर है। लेकिन 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर में से हमारी जो जल संधारण क्षमता सतह पर है वो लगभग 8% के आसपास है। आज हमारी वर्तमान में आवश्यकता जल के विभिन्न उपयोगों के चलते लगभग 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष है, जो 2050 तक बढ़ती हुई आबादी के कारण से और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण से 1450 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में भारत एक ऐसा देश जो प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वर्तमान में जिस परिस्थिति में खड़ा है वहां से लेकर के वर्तमान में जितना जल उपलब्ध है उस दृष्टिकोण से 2050 की उपयोग को, अनुमानित उपयोग को यदि मैं देखूं तो निश्चित ही एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने दिखाई देती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश जिसमें 18% आबादी दुनिया की निवास करती है और लगभग उतनी ही आबादी कैटल पॉपुलेशन की है, उसके सापेक्ष हमें केवल दुनिया के पोर्टेबल वाटर में से केवल 4% हिस्सा हमें मिला है। और इसके साथ साथ में बदलती हुई जलवायु की परिस्थितियां और जलवायु परिवर्तन के साथ कारण से होने वाली चुनौतियां
और उसके कारण से बदलते हुए वर्षा के पैटर्न, उसके कारण से भी हमारी चुनौतियां और अधिक बढ़ी हुई हैं। आज जिस तरह का आकलन किया जाता है कि हमारी कुल साल भर में आने वाले पानी का हिस्सा का 50% हिस्सा केवल 15 दिन में होने वाली बरसात के द्वारा आता है, और कुल मिलाकर के बरसात के घंटे यदि मैं साल भर के देश में कैलकुलेट करूं, जिससे हमें कुल जो पानी का 50% मिलता है वो लगभग 100 से भी कम घंटों में होता है। उसके चलते आज हमारी जल संधारण की क्षमता और नदियों में एकाएक आने वाले उफान, वो हमारे लिए दोनों ही तरह से एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हुए हैं। इसलिए इस दुर्लभ संसाधन को, जो सीमित भी है, इसे ठीक से सहेजना, सहेजे हुए पानी का ठीक से संरक्षण करना, संरक्षित पानी का ठीक से उपयोग करना, और विवेकपूर्ण उपयोग के बाद में भी जो है पानी का, रेजिडुअल वाटर का वापस जो है ठीक से उसे पुनः उपचारित करके उपयोग करना। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये प्रेरणा है कि ये न केवल समय की आवश्यकता है अपितु हमारे लिए अति आवश्यक भी है। जल की अहमियत को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि देश की प्रत्येक जल की बूंद देश में आने वाली, बरसने वाली हमारे लिए अति जो है मूल्यवान है। इस दृष्टि से और जल का ठीक से हम प्रबंधन कर सकें, इस दृष्टि से उन्होंने 2019 में ये एकीकृत मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के रूप में बनाया, और 2019 में ही जल संरक्षण के इस क्षेत्र में एक नई चेतना का व्याप करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान का सूत्रपात किया था। आज हम तीसरे जल शक्ति अभियान के शुभारंभ के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के अनुग्रही हैं कि उन्होंने हमें समय प्रदान किया है। जल शक्ति अभियान जब 2019 में प्रारंभ हुआ था तो 256 देश के ऐसे वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स जो देश के प्रत्येक राज्य में थे, उनसे यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। और कार्यक्रम के मूल में पूरे मानसून के समय में मार्च से लेकर के नवंबर तक, जब रिट्रीटिंग मानसून जिन प्रदेशों में आता है वहां तक, इस पूरे कालखंड में हमारे भारत सरकार में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारीगण और उनके साथ में टेक्निकल एक्सपर्ट्स देश भर के हर एक जिले में जाएं, वहां जाकर के वो जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं उनका किस तरह से रिजुविनेशन हो सकता है, नई वाटर बॉडीज किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं, पानी को रोकने से जुड़ी हुई, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई अफॉरेस्टेशन की गतिविधियों को, पुनः वनीकरण की गतिविधियों को किस तरह से चेतना प्रदान की जा सकती है, किस तरह से गति प्रदान की जा सकती है, और एक पूरा वायुमंडल किस तरह से जल को लेकर के वहां एक नए सोच किस तरह से हर एक जिले में बने, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। और जिस तरह के शुभ समाचार और जिस तरह के उत्साहजनक परिणाम इस अभियान के तहत पहले चरण में मिले, ये निश्चित रूप से उसने एक देश में जल के दिशा में एक नई चेतना का सृजन किया। पिछले वर्ष में भी हमने इसे एक नई टैगलाइन के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने कर कमलों से उनकी उपस्थिति में इसे प्रारंभ किया था, जब हमने जल शक्ति अभियान को कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, जहां भी बरसात की हर एक बूंद गिरे हम उस हर एक बूंद का संचय करें, जब भी गिरे उसका संचय करें। और इस दृष्टिकोण से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, लाखों अवसंरचनाएं ऐसी जो है वाटर बॉडीज के रिस्टोरेशन, रिजुविनेशन की, उन पर काम हुआ और करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए गए और भारत में एक नई जल चेतना उसके साथ में सृजित हुई। अब आज हम माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में इस तीसरे चरण को पूरे देश भर में एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि आज से जो हम शुरुआत करेंगे ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश में जल संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले ही रविवार को अपनी मन की बात के कार्यक्रम में देश से एक आह्वान किया। नरेगा के काम के माध्यम से जिस तरह से देश में पानी से जुड़े हुए विषयों पर प्राथमिकता से काम की जाने की कल्पना भारत सरकार ने की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का और देश भर के जनप्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि क्यों न हम इस एक साल में, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम देश के प्रत्येक जिले में 75 ऐसे अमृत सरोवरों का निर्माण करें। नए सरोवर जहां बन सकते हैं, जहां जल संचय किया जा सकता है,
बरसात के जल को रोका जा सकता है, ऐसे नए जो है वो सरोवरों का निर्माण किया जाए। और नए सरोवरों की जहां संभावना न हो वहां गांव में पुराने ऐसे तालाबों को वापस पुनर्जीवित किया जाए, उनको पुनः संरक्षित किया जाए, उनके कैचमेंट एरिया को ट्रीट किया जाए, ताकि वो आने वाले समय में लंबे समय तक जल संरक्षण का काम उनके माध्यम से किया जा सके। मैं आज आप सबको भी इस पवित्र अवसर पर, जब पूरा देश महामहिम राष्ट्रपति जी से प्रेरणा लेने वाला है, मैं आग्रह करूंगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से, आभासी रूप से जुड़े हैं, वर्चुअली जुड़े हैं, वो सब लोग आज इस संकल्प को लेकर के यहां से जाएं कि हम आने वाले समय में इस 1 साल के कालखंड में, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव का कार्य पूरा करेगा, तब तक हम ऐसे 75 सरोवरों का निर्माण प्रत्येक जिले में करेंगे। और देश भर में काम करने वाले, इस क्षेत्र में काम करने वाले जो है सरकार और सरकार के प्रतिनिधि भी इसमें पूरे मनोयोग के साथ में जुड़ेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं आप सबसे करता हूं। साथियों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इस पुरस्कार में राज्यों को, विभिन्न संस्थाओं को, सरकार के विभागों को, एनजीओज को, इंडिविजुअल्स को, जो सभी लोग मिलकर के जल के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी को एक पुरस्कृत करके प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रोत्साहित करके उनके माध्यम से देश के अन्य लोगों को भी इस क्षेत्र में इस काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक प्रयास के रूप में पिछले 3 साल से मनाया जाता है। और हम सब लोग ऐसे नवाचार करने वाले लोगों को पुरस्कृत करते हैं। 2018 से इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था, जब 25 फरवरी 2019 को दिल्ली में विभिन्न श्रेणी के विजेताओं को हमने पुरस्कृत किया था और ऐसे कुल 14 श्रेणियों में 82 पुरस्कार दिए गए थे। आज हम एक बार फिर इसी तरह 11 श्रेणियों में विभिन्न राज्यों, संस्थाओं और व्यक्तियों को पुरस्कृत करने वाले हैं। और आज का ये आयोजन और माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पानी के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर के देश किस तरह से गंभीर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम परिवर्तन की दिशा में जो पहल की गई है, उस पहल को निरंतरता प्रदान करने के लिए किस गंभीरता के साथ में काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व एक बार फिर उन सारे पुरस्कार विजेताओं की प्रशंसा करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से देश के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है और निश्चित ही देश भर को इस काम में प्रेरित करने के लिए अपने कृतित्व से जो है प्रोत्साहित किया है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब लोग एक नए संकल्प के साथ में जुटे, जल संरक्षण के इस अभियान को एक जन-आंदोलन का स्वरूप दें, जन जन जल के संरक्षण के लिए जुटे और जल का ये आंदोलन जन-आंदोलन बने। एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को एक आभार व्यक्त करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल संचय के लिए जल आंदोलन और बूंद बूंद बचत की बात की। उन्हीं की प्रेरणा है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। और जब भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ सीखा है, हमेशा जीता है। जल शक्ति अभियान हर जिले से जुड़ा एक सघन टाइम बाउंड मिशन मोड कार्यक्रम है, जहां केंद्र से अधिकारीगण, वैज्ञानिक, तकनीकी एक्सपर्ट्स हर जिले में डिप्लॉय होंगे ताकि इसे सही दिशा मिल सके और ये अपनी मंजिल तक जल्दी ही पहुंच सके। आइए देखते हैं ये फिल्म। आपने सुना होगा कि पानी पर लिखा मिट जाता है, लेकिन ये भी तो सुना होगा कि पानी का लिखा कभी नहीं मिटता। हमारे पूर्वज जलदान से सदियों तक अमिट छाप छोड़ते आए हैं। आज जल संकट है। बढ़ती आबादी, अतिरिक्त दोहन और बदलते मौसम के कारण हमारे जल का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसीलिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर जुलाई वर्ष 2019 में पूरे भारत में जल की समस्या से जूझते जिलों के ब्लॉक्स की पहचान कर
जल शक्ति अभियान की शुरुआत कर दी। इस दौरान जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन की संरचनाओं पर कार्य किया गया और पारंपरिक जलाशयों और अन्य जल निकायों का नवीनीकरण किया गया। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर की जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत, जिसका मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो, इसलिए कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इस बार देश के सभी राज्य और जिले इस मुहिम में शामिल हुए। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत की गई है। अब लक्ष्य साफ था, जल बचाना भी था और भूजल को बढ़ाना भी था। ये भू संरचना का स्ट्रक्चर है। जमीन की जो लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होती है उसको हमने यहाँ बना के दर्शाने की कोशिश की है और इसका बताने का उद्देश्य ये है कि हम किस एक्यूफर में जाकर के रिचार्ज करें। व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर वर्षा जल संग्रहण का कार्य होने लगा। तालाब बन गए, कुएं भी बन गए, टैंक भी बन गया, सूखे कुएं थे उनमें पानी आने लग गया, तो हमारे अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन के दौरान नदी, तालाब सरीखे पारंपरिक जल स्रोत पुनर्जीवित होने लगे। जो छतों का पानी है, बारिश का पानी है, वो एकत्रित करके जगह जगह कुंड बनाए गए हैं। उन कुंडों को सोखते कुएं से जोड़े गए हैं, जिससे कि जल स्तर है वो ऊपर उठा है और इससे पीने के पानी की जो गुणवत्ता है वो तो बढ़ी है, साथ साथ में कुओं के जल स्तर बढ़ने से खेतों में जो पानी है वो भी सिंचाई के रूप में भी काम आ रहा है, जिसे काफी लाभ मिला है। 43,000 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम व किसान मेले का आयोजन भी हुआ। देश के हर कोने में वर्षा जल संचयन विषय पर जनमानस को जोड़ने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम हुए, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। जल शक्ति केंद्रों की स्थापना की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से और GIS मैपिंग के उपयोग से सभी जल निकायों को जियो टैग किया गया और इस पर आधारित वाटर कंजर्वेशन प्लान तैयार किया गया। जल निकायों को जियो टैग करने के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन नाम का एक मोबाइल ऐप तैयार हुआ, तो सभी जानकारियों के लिए एक नया वेब पोर्टल भी बना। 22 मार्च 2021 को अभियान के शुभारंभ के बाद से 46 लाख से अधिक जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन जैसे जल संबंधी कार्य, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं के अलावा वाटरशेड विकास आदि का कार्य हुआ है। साथ ही हुआ है 36 करोड़ से अधिक वन रोपण का कार्य। भारत सरकार ने इन सभी कार्यों को पूरा करने में 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। सबकी सोच बदली और सामूहिक तौर पर भूजल का बेहतर मैनेजमेंट होने लगा। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों ने मिलकर इस जल आंदोलन को सफल जन आंदोलन बना दिया और इस वर्ष भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 कैंपेन की शुरुआत करने जा रहा है। नई सोच के साथ इस बार स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, वेटलैंड कंजर्वेशन और रिवर कैचमेंट प्रोटेक्शन जैसे कार्य भी शामिल किए जा रहे हैं। और आज स्वयं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। तो आइए हम सब इस अभियान को मिलकर सफल बनाते हैं, वर्षा जल बचाते हैं। ये वो नया भारत है जो पुरानी जंजीरों को तोड़कर प्रगति की उड़ान लगा रहा है। ये वो भारत है जो जन की इच्छा शक्ति पर भरोसा रखता है। जनशक्ति की गंगोत्री से जल शक्ति की गंगा बहेगी, इस बात पर विश्वास करता है। अब हम माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र विनती करते हैं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर जल शक्ति अभियान का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। वयं राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिता
अर्थात हम अपने राष्ट्र की सेवा में सदैव सजग रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भले ही हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों, बलिदानियों की तरह देश के लिए बलिदान होने का अवसर न प्राप्त हुआ हो, लेकिन हम देश के लिए मरकर नहीं, जीकर तो दिखा सकते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार का मकसद है जल संरक्षण, जल प्रबंधन से जन जन जुड़े, हर वर्ग जुड़े, नए इनोवेशन हो, नए नए कीर्तिमान हो, सबका योगदान हो। हम माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र विनती करते हैं कि कृपया अपने कर कमल द्वारा ये पुरस्कार प्रदान करें। बेस्ट स्टेट कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में 2020 में 23,000 लघु सिंचाई योजनाएं पूरी की गई। बाढ़ से बचाव के लिए बेसिन का प्रबंधन किया गया। इतना ही नहीं, जल नियामक आयोग बनाया गया। 18 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। नॉर्थ जोन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ जिला रहा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। यहाँ 2425 जल संसाधनों का उद्धार किया गया। नदी नाले तालाबों की सफाई करके उन्हें गहरा किया गया। सभी उद्योगों को ETP, STP, RWS से जोड़ा गया। 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। बाजी हासिल की है तिरुवनंतपुरम केरला ने। तिरुवनंतपुरम में 2019-20 में 4,705 प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए। 26,609 रेन वाटर रिचार्ज पिच बनाए गए। साथ ही 129 ओपन वेल्स एंड फिल्टर्स का निर्माण किया गया। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी ईस्ट जोन के विजेता रहे ईस्ट चंपारण बिहार। यहाँ की मोदी जी का उद्धार करने के साथ साथ 315 तालाब सवाए गए। 600 से ज्यादा तालाबों को अतिक्रमण मुक्त किया गया। यही नहीं, 1.5 हजार सॉफ्ट भी बनाए गए। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी वेस्ट जोन में बाजी जीती है इंदौर मध्य प्रदेश ने। इंदौर शहर के भूजल स्तर में शानदार सुधार हुआ। सरकारी मार्गों में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। 64 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। फूल प्रकार की बावड़ियों का उद्धार किया गया। कैटेगरी नॉर्थ ईस्ट जोन में विजेता रहा गोलपाड़ा असम। यहाँ पर 162 बड़े तालाब खोदे गए। 38 RCC चेक डैम बनाए गए। सिंचाई का नेटवर्क बढ़ाया गया और मछली के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी नॉर्थ जोन में बाजी मारी है घसपट अल्मोड़ा उत्तराखंड ने। इस ग्राम पंचायत में जल प्रबंधन नेटवर्क से पानी की कमी खत्म हो गई। खेती की वजह से आमदनी में बढ़ोतरी हुई। पर्यावरण संरक्षण बेहतर हुआ और तो और गांववासी अब खुद ही जल प्रबंधन करते हैं।
विलेज पंचायत कैटेगरी साउथ सोन पंचायत येलरामपुरा तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। यहाँ पर 81 तालाब और 13 चेक डैम बनाए गए। गाँव वालों ने वैज्ञानिक खेती अपनाई। बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी ईस्ट जोन विजय रहा तेलारी पंचायत जिला गया बिहार। यहाँ पर 5 तालाबों का कायाकल्प किया गया। भूजल स्तर 18 फीट ऊपर आ गया और खेती में 60% पैदावार बढ़ गई। बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी वेस्ट जोन विजेता है पंचायत तखतगढ़ जिला साबरकांठा गुजरात। इस ग्राम पंचायत में 150 से ज्यादा तालाब और कुएं सवाए गए। सभी 277 घरों के लिए पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध हुई। 100% ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया गया। बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी नॉर्थ ईस्ट जोन की बारी आ रही है। विजेता रहे सियालसेर सेलचेप मिजोरम। यहाँ पर खाना तथा चेक डैम बनाकर पानी को रोका गया। 27 लाख लीटर की 9 बड़ी टंकियां बनाई गई और वाटर हार्वेस्टिंग से हर घर को जोड़ा गया। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी श्रेणी का पुरस्कार जीता है वापी अर्बन लोकल बॉडी गुजरात में। शानदार जल प्रबंधन के द्वारा पानी की मांग पूरी की गई। यहाँ पर वाटर सिस्टम का बेजोड़ डिजिटाइजेशन किया गया। पूरा शहर सीवर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। बेस्ट मीडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पुरस्कार जीता है मिशन पानी नेटवर्क 18 ने। 2,05,00,000 स्कूली बच्चे इस अभियान से जुड़े। जल प्रतिज्ञा और जल रक्षक अभियान सराहनीय रहे। मिशन पानी के लिए खास वाटर एंड ड्यूटी है। पानी की बर्बादी रोकने का कवरेज प्रशंसनीय रहा। बेस्ट स्कूल कैटेगरी में बाजी मारी है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कावेरीपट्टनम तमिलनाडु ने। स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना। विशेष नलों के द्वारा पानी की खपत कम की गई। परंपरागत तकनीक ओला को बढ़ावा दिया गया। बेस्ट इंस्टीट्यूशनल RWA रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैंपस यूसेज कैटेगरी में अव्वल रहा माता वैष्णो देवी श्राइन रोड जम्मू। ये टीचिंग स्टैंडर्ड 0 एफ्लुएंट एंड 0 वेस्ट जोन है। हर इमारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। पानी बचाने के लिए वाटरलेस मिनरल्स है। 5.37 mLG क्षमता के STPs भी बनाए गए हैं। बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी वेस्टर्न इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड गुजरात। वेस्टर्न इंडिया बना 0 डिस्चार्ज उद्योग। अंजार गांधीधाम और आदिपुर सीवर सिस्टम का कायाकल्प सराहनीय रहा। 250 करोड़ रुपए की लागत से ETT STT तालाब भी बनाए गए। बारी आती है बेस्ट NGO। इस कैटेगरी में विजेता रहा कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल अहमदाबाद। 1500 गांव खारे पानी की समस्या से उबारे गए। 1.25 लाख परिवारों की जिंदगी बदली। 55,000 घरों को साफ पानी की सुविधा मिली। 5,500 हेक्टेयर जमीन को साफ पानी मिला। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन कैटेगरी में 5 गठिया MDTW WUA हुगली वेस्ट बंगाल रहा अव्वल। 2014 में वाटर यूजर एसोसिएशन बनी। अब 4 साल में एक की जगह 3 फसलें होने लगी है। सिंचाई का शानदार प्रबंधन हो गया है। सिंचाई सुविधा से अपनी कमाई में इजाफा भी होने लगा है। बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR एक्टिविटीज कैटेगरी में बाजी मारी है ITC लिमिटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल में। 16 राज्यों में ITC CSR का विस्तार हुआ। 3.3 लाख किसानों को लाभ हुआ।
रिचार्ज को बढ़ावा मिला। 3000 से ज्यादा वाटर यूजर ग्रुप्स गठित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी और सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माननीय राष्ट्रपति जी, अब हम आपके विनम्र अनुरोध करते हैं कि हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको राह दिखाएं। बस जोरदार तालियां माननीय राष्ट्रपति जी के लिए। इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और श्री विश्वेश्वर टुडू जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, पुरस्कार विजेताओं, देवी और सज्जनों, तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह और जल अभियान के तीसरे चरण के शुभारंभ के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज यहां आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने का तथा जल अभियान के विस्तार द्वारा अपने दैनिक जीवन में तथा पृथ्वी पर जल के महत्व को रेखांकित करने का यह प्रयास सराहनीय है। यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि जल ही जीवन है। प्रकृति ने मानवता को जल संसाधन का वरदान दिया है। प्रकृति ने हमें विशाल नदियां प्रदान की हैं, जिनके तटों पर महान सभ्यताएं फली फूली। भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है और मां के रूप में उनकी पूजा की जाती है। प्रतिदिन स्नान करने से पहले बहुत से लोग यह पाठ भी करते हैं, जिसमें कहते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके स्नान के जल में इन पवित्र नदियों की जल राशियों के प्रभाव का संगम हो। उत्तराखंड में गंगा और यमुना, मध्य प्रदेश में नर्मदा, बंगाल में गंगा सागर की पूजा अर्चना हेतु नदियों के लिए समर्पित स्थान दुनिया में और कहाँ मिलेंगे। ऐसी धार्मिक प्रथाओं ने प्रकृति से हमारा नाता जोड़े रखा। जलाशयों और कुओं का निर्माण करना परम पूर्ण कार्य माना जाता था। दुर्भाग्य से आधुनिकता और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के आगमन के बाद हम प्रकृति के साथ उस तरह के जुड़ाव से वंचित हो गए। जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक कारण है। हम स्वयं को उस माता तुल्य प्रकृति से कटा हुआ महसूस करते हैं जिसने वस्तुतः हमें पाला पोसा है। हम यमुना नदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और प्रार्थना करने के लिए यमुनोत्री की कठिन यात्रा तो करते हैं, लेकिन जब हम राजधानी दिल्ली लौटते हैं तो देखते हैं कि वही नदी अत्यंत प्रदूषित हो गई है और अब हमारे नगर के जीवन के लिए उपयोगी नहीं रह गई है। साल भर शहरों को पानी उपलब्ध कराने वाले तालाब और जलाशय जैसे जल स्रोत भी शहरीकरण के दबाव में लुप्त हो गए। ऐसे कारणों से जल प्रबंधन अस्त व्यस्त हो गया है। भूजल की मात्रा में कमी हो रही है
और उसका स्तर भी नीचे होता जा रहा है। एक तरफ शहरों की जल आपूर्ति के लिए दूर दराज के स्रोतों का उपयोग करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ मानसून के दौरान शहरों की सड़कें और गलियां पानी में डूब जाती हैं। जल प्रबंधन की इस विडंबना के बारे में पिछले कुछ दशकों के दौरान वैज्ञानिक और इस क्षेत्र में सक्रिय लोग अपनी चिंता भी व्यक्त करते रहे। भारत में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया, क्योंकि हमारे देश में विश्व की लगभग 18% आबादी है, जबकि जल संसाधनों के मात्र 4% स्रोत ही हमारे पास है। जल की उपलब्धता अनिश्चित है और काफी हद तक बारिश पर निर्भर करती है। देवियों और सज्जनों, जल का मुद्दा जलवायु परिवर्तन के और भी विशाल संकट का एक हिस्सा है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बाढ़ और सूखे की स्थितियां बार बार तथा अधिक गंभीर रूप से उपस्थित हो रही हैं। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे परिवर्तनों के गंभीर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जिनका किसानों, महिलाओं और निर्धन वर्ग के लोगों के जीवन पर और भी अधिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि आज से 3-4 दशक पहले तक सामान्य व्यक्ति को पीने का पानी खरीदना नहीं पड़ता था। उसके लिए पेयजल सुलभ था, चाहे वो गांव हो या शहर हो। लेकिन बाद में धीरे धीरे देश के कई क्षेत्रों से वाटर राइट्स के चिंताजनक समाचार भी आने लगे। आज जल संकट एक अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। जल संकट से जुड़ी स्थितियां धीरे धीरे भयावह होती जा रही हैं। कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने तो यहां तक कहा है कि हो सकता है कि भविष्य में यदि विश्व युद्ध हुआ तो भौगोलिक आधार पर नहीं होगा, बल्कि जल के स्तर पर होगा। ऐसी स्थितियों से मानवता को बचाने के लिए हम सभी को आज से ही सचेत रहना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करना और अपनी पृथ्वी की रक्षा करना हम सबके समक्ष एक विशाल चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमने नई सोच और कार्यप्रणाली अपनाई। भारत सरकार ने 2014 में पर्यावरण और वन मंत्रालय का नाम बदलकर तथा जलवायु परिवर्तन को शामिल करके बदलाव का आरंभिक संकेत दिया। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सन 2019 में 2 मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। इस पहल के पीछे भारत सरकार का ये सुविचारित निश्चय है कि जल के मुद्दे पर एकीकृत और समग्र रूप से कार्य करना है तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता भी प्रदान करना है। देवियों और सज्जनों, मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जल के सक्षम उपयोग, जल स्रोतों के संरक्षण, प्रदूषण को न्यूनतम स्तर तक कम करने और स्वच्छता सुनिश्चित करने के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में सरकार की नीतियों के तहत नदियों का कायाकल्प करने, नदियों की घाटियों के सर्वांगीण प्रबंधन, जल सुरक्षा को स्थायी रूप से मजबूत बनाने के लिए बहुत समय से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने और मौजूदा बांधों का सक्षम उपयोग करने को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। देवियों और सज्जनों, पानी के मुद्दे से हर व्यक्ति को जोड़ने और जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान का आरंभ किया और उसी वर्ष जल जीवन मिशन का भी शुभारंभ किया गया। जल संरक्षण तथा जल स्रोतों को रिचार्ज करने के राष्ट्रीय आह्वान के बाद करोड़ों नागरिक इस अभियान में शरीक हुए हैं।
पिछले वर्ष 22 मार्च को यानी विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन प्रकल्प शुरू किया गया था। जल शक्ति अभियान के उस दूसरे चरण को पिछले साल मार्च से नवंबर तक मानसून के आगमन के पहले और मानसून के दौरान देश के सभी जिलों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया गया। मैं सभी राज्य सरकारों को इसके लिए बधाई भी देता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ इस जल अभियान की सफलता में भी अपना सराहनीय योगदान दिया। देवी और सज्जनों, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यह अभियान इस वर्ष भी 29 मार्च यानी आज से 30 नवंबर तक सभी जिलों में चलाया जाएगा। इस बार के अभियान में स्प्रिंग सेट का विकास, जल ग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जैसे नए पहलू भी शामिल किए गए। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग पर जोर देने से निश्चित रूप से जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका और बढ़ेगी। मुझे जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं देश के सभी नागरिकों से और विशेषकर आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि अभियान के इस चरण के दौरान प्रमुख गतिविधियों की सफलता हेतु पूरी कर्मठता से अपना योगदान करें। जल संरक्षण के कार्य में प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी के लिए स्थानीय जनता को प्रेरित करने में जिला अधिकारियों और सरपंचों को मार्गदर्शक की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। आज हम सभी ये संकल्प लें कि जिस तरह इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चलाया जा रहा है, उसी प्रकार हम सब इस अभियान को भी इतिहास का सबसे बड़ा जल संरक्षण अभियान बनाएंगे। देवी और सज्जनों, मैं जल शक्ति मंत्रालय को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। राज्यों, पंचायतों, जिलों, स्कूलों, उद्यमों, विभिन्न संगठनों तथा व्यक्तियों को जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए प्रोत्साहित करना और ऐसे कार्य को पुरस्कृत करना एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैंने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि पुरस्कार विजेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में जल प्रबंधन हेतु अनुकरणीय कार्य किए। ऐसे उदाहरणों के आधार पर हम जल सुरक्षा से युक्त भविष्य के प्रति आशान्वित हो सकते हैं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। साथ ही मैं विजेताओं से ये अनुरोध भी करता हूं कि आप सब इसी प्रकार या इससे भी आगे बढ़कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते रहें और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसे पुरस्कारों के बारे में जानकर देश के जन जन के हृदय में जल चेतना का संचार होगा। जल चेतना को जन चेतना से जोड़ना ही सबसे महत्वपूर्ण कदम भी है और उपलब्धि भी। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों के बल पर सरकार का जल समृद्ध भारत का विजन यथार्थ रूप ले सकेगा। मैं पुनः राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं और इस प्रक्रिया से जुड़े जल शक्ति मंत्रालय के सभी लोगों को बधाई देता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में हम सबका यह